अध्याय 1 शांतिपुर का रहस्य। कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव शांतिपुर से। ये गांव अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग सादा जीवन जीते हैं, खेती करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं और रात होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। गांव के बीच में एक प्राचीन मंदिर है जिसे काली माँ का मंदिर कहते हैं। इसके पास एक तालाब है जो सदियों से सूखा पड़ा है। गांव वाले कहते हैं कि तालाब के नीचे कुछ भयानक चीज दबी है, लेकिन इसे बस एक अफवाह माना जाता है। शांतिपुर में अर्जुन नाम का 25 साल का लड़का रहता है। वो अपने पिता रामू चाचा के साथ खेती करता है और अपनी छोटी बहन मीरा का ख्याल रखता है। उनकी माँ 3 साल पहले एक रहस्यमयी बीमारी से मर गई थी, जिसका कारण कोई नहीं समझ पाया। रामू चाचा गांव के मुखिया हैं और लोग उनकी बात मानते हैं। एक दिन अर्जुन खेत में काम कर रहा था कि उसे हवा में एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। बदबू इतनी तेज थी कि उसका गला रुंधने लगा। उसने अपने दोस्त विक्रम को बुलाया, जो गांव का मैकेनिक था। दोनों उस बदबू का स्रोत ढूंढने निकले। अध्याय 2 तालाब का भयानक रहस्य। दोनों तालाब के पास पहुंचे, जहां से बदबू सबसे ज्यादा आ रही थी। वहां की मिट्टी का रंग बदल गया था, काला और गीला, जैसे कुछ सड़ रहा हो। विक्रम ने मजाक में कहा, लगता है तालाब में कोई भूत सड़ गया। अर्जुन हंसा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब बेचैनी थी। जब उन्होंने मिट्टी खोदनी शुरू की तो उन्हें एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली, जिस पर जंग लगा ताला था। पेटी पर कुछ संस्कृत के श्लोक लिखे थे, जो देखने में भयावह लग रहे थे। अर्जुन ने कहा, इसे नहीं खोलना चाहिए, कुछ गलत लग रहा है। लेकिन विक्रम ने उसकी बात का मजाक उड़ाया और अपने औजारों से ताला तोड़ दिया। पेटी के अंदर एक छोटा डिब्बा था, जिसमें एक काला पत्थर और एक पुरानी किताब थी, जिसे धागे से बांधा गया था। किताब के पन्ने पीले और फटे हुए थे, जिनमें डरावनी तस्वीरें थीं, लोगों के चेहरे जिनसे खून टपक रहा था, खाली आंखें और मुड़े हुए हाथ। विक्रम ने किताब खोली और पढ़ा, ये कोई मंत्र लगता है। मृत का साया, जीवन का नाश। उसने मजाक में मंत्र का उच्चारण शुरू किया, लेकिन अर्जुन ने उसे रोका, बंद कर विक्रम, ये खेल नहीं है। तभी एक तेज हवा चली और तालाब का सूखा पानी अचानक उबलने लगा। दोनों घबरा गए और पेटी को वापस दफनाने की कोशिश की, लेकिन मिट्टी अब गीली और चिपचिपी हो गई थी, जैसे उन्हें रोक रही हो। आसमान में काले बादल छा गए और दूर से एक भयानक गरज सुनाई दी। अध्याय 3 पहली भयावह रात। उस रात गांव में एक अजीब खामोशी छा गई। अर्जुन घर लौटा और मीरा को बताया कि उसने कुछ अजीब देखा है। मीरा, जो 16 साल की थी और हॉरर कहानियां पढ़ने की शौकीन थी, बोली, भैया, लगता है तुमने कोई पुराना श्राप जगा दिया। अर्जुन ने उसकी बात को मजाक में टाल दिया, लेकिन उसकी नींद नहीं आई। रात के 2 बजे उसने घर के बाहर एक डरावनी आवाज सुनी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो और सांस लेते वक्त उसकी आवाज गड़गड़ा रही हो। उसने खिड़की से झांका तो एक आकृति दिखी, जो धीरे धीरे चल रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा अंधेरे में ढका था। अर्जुन ने सोचा शायद कोई शराबी हो, लेकिन जब वो पास आया तो उसकी आंखें सफेद थीं, बिल्कुल खाली, जैसे वो जिंदा न हो। उसका मुंह खुला था और उसमें से काला सड़ा हुआ खून टपक रहा था। अर्जुन चिल्लाया, कौन है तू? आकृति रुक गई, उसका सिर एक तरफ झुक गया और उसने एक भयानक गुर्राहट निकाली, जैसे कोई जंगली जानवर हो। अर्जुन ने दरवाजा बंद किया और रामू चाचा को जगाया। जब तक रामू चाचा बाहर आए, वो आकृति गायब हो चुकी थी। रामू चाचा ने कहा, शायद तुझे बुरा सपना लगा हो, सो जा। लेकिन अर्जुन का दिल चीख रहा था कि कुछ भयानक होने वाला है। उस रात हवा में एक ठंडक थी और दूर तालाब से एक फुसफुसाहट सी सुनाई दे रही थी। अध्याय 4 श्राप का जागरण। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। विक्रम का बाप मोहन काका अपने घर के बाहर मरा हुआ पाया गया। उसका गला कटा हुआ था और शरीर पर दांतों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे नोच नोच कर खा लिया हो। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें जान नहीं थी। गांव वाले डर गए और पास के कस्बे से पुलिस बुलाई गई। इंस्पेक्टर शर्मा ने कहा, ये किसी जंगली जानवर का काम लगता है, शायद भेड़िया। लेकिन अर्जुन को शक था। उसने विक्रम को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। वो उसके घर गया तो देखा विक्रम अपने कमरे में बंद था। अर्जुन ने आवाज दी, विक्रम, दरवाजा खोल। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन, मैंने कुछ गलत कर दिया। वो पेटी, वो किताब, मुझे लगता है मैं मरने वाला हूँ। विक्रम ने दरवाजा खोला।
उसका चेहरा पीला पड़ गया था और हाथों पर काले निशान थे, जैसे कोई जहर उसके अंदर फैल रहा हो। उसने कहा, कल रात मैंने सपना देखा। एक काला साया मुझे खा रहा था। मेरी आंखें सफेद हो गई थी और मैं जिंदा नहीं था। अर्जुन ने उसे तसल्ली दी, ये बस डर है, डॉक्टर के पास चल। लेकिन तभी विक्रम का गला रुंध गया। उसने अपने नाखूनों से अपना चेहरा नोच डाला और उसकी आंखें सफेद हो गईं। उसने एक डरावनी चीख मारी और अर्जुन पर झपटा। अर्जुन ने उसे धक्का दिया और भागा, लेकिन विक्रम उसके पीछे पड़ गया। अब वो इंसान नहीं, एक भयानक प्राणी बन चुका था। उसकी हड्डियां चटक रही थी और उसका मुंह खुलकर और बड़ा हो गया था, जिसमें से सड़ा हुआ मांस झांक रहा था। अध्याय 5, ज़ॉम्बी का आतंक। अर्जुन घर पहुंचा और रामू चाचा को सब बताया। रामू चाचा बोले, ये कोई बीमारी है, शायद वही जो तेरी माँ को लगी थी। गांव में अफवाह फैल गई कि कोई श्राप जाग गया है। रात होते ही लोग अजीब व्यवहार करने लगे। शांति दादी, जो मंदिर के पास रहती थी, अपने घर के बाहर खड़ी थी। उसके हाथ में लोटा था और वो धीरे धीरे चल रही थी। अर्जुन ने उसे पुकारा, लेकिन जब उसने सिर घुमाया तो उसकी आंखें सफेद थी और मुंह से काला खून टपक रहा था। उसके दांत लंबे और नुकीले हो गए थे। वो अर्जुन की तरफ बढ़ी और उसकी उंगलियां मुड़कर पंजों जैसी हो गई थी। अर्जुन भागा और मीरा को लेकर घर के अंदर छुप गया। रामू चाचा ने दरवाजा बंद किया, लेकिन बाहर से भयानक आवाजें आने लगी। लोग चीख रहे थे और कुछ की आवाजें जानवरों जैसी हो गई थी। रात भर गांव में चीखें गूंजती रहीं। सुबह जब अर्जुन ने बाहर झांका तो गांव कब्रिस्तान बन चुका था। जमीन पर लाशें बिछी थी और कुछ लोग अभी भी घूम रहे थे। उनके शरीर सड़ रहे थे, आंखें सफेद थी और वो हर जिंदा चीज पर हमला कर रहे थे। एक बच्चा जो अर्जुन का पड़ोसी था, अपने माँ बाप की लाश को नोच रहा था और उसकी आंखों से काला आंसू बह रहा था। अध्याय 6, तालाब का शैतान। अर्जुन, मीरा और रामू चाचा ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले अर्जुन को लगा कि तालाब की पेटी में जवाब छुपा है। वो मंदिर के पास गया, जहां तालाब का पानी अब काला और गाढ़ा हो चुका था। उसने किताब उठाई और पढ़ा। किताब में लिखा था कि सदियों पहले एक शैतान को तालाब में दफनाया गया था। उसका नाम था काल साया, एक ऐसी शक्ति जो मृत्यु के बाद भी जीवन को खा जाती है। जब उसका श्राप जागता है तो वो लोगों को अपने जैसा बना देता है, न जिंदा न मृत। अर्जुन ने सोचा कि पेटी को जलाने से श्राप खत्म हो सकता है। उसने पेटी पर पेट्रोल डाला और आग लगाई, लेकिन जैसे ही आग लगी, तालाब से एक काला साया निकला। उसकी आंखें लाल थी और उसकी चीख से जमीन कांप उठी। वो अर्जुन की तरफ बढ़ा और उसकी छाया इतनी ठंडी थी कि अर्जुन की सांसें जमने लगी। अर्जुन ने अपने पास रखा काली माँ का लॉकेट उस पर फेंका और साया एक पल के लिए रुक गया। तभी मीरा चीखी, भैया पीछे। अर्जुन ने मुड़कर देखा, रामू चाचा अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। उनकी आंखें सफेद थीं और वो मीरा पर झपटे। अर्जुन ने लोहे की छड़ से उनके सिर पर वार किया, लेकिन उनका शरीर हिला तक नहीं। मीरा रोने लगी और अर्जुन उसे खींचकर मंदिर के अंदर ले गया। अध्याय 7, मंदिर में आखिरी शरण। मंदिर के अंदर अर्जुन ने दरवाजा बंद किया। बाहर ज़ॉम्बी की भीड़ बढ़ रही थी। गांव के सारे लोग अब उनके जैसे बन चुके थे। मीरा ने किताब पढ़ी और बोली, भैया इसमें लिखा है कि काल साया को रोकने के लिए पवित्र आग चाहिए जो काली माँ के मंदिर में जली हो। अर्जुन ने मंदिर की भट्टी देखी, जहाँ सदियों से एक छोटी आग जल रही थी। उसने पेटी का काला पत्थर भट्टी में डाला। पत्थर जलने लगा और एक तेज चीख के साथ तालाब का साया मंदिर की तरफ आया। उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन भट्टी की आग ने उसे खींच लिया। साया चीखा और आग में घुल गया, लेकिन बाहर ज़ॉम्बी अभी भी थे और उनकी भयानक गुर्राहटें बंद नहीं हुई। अध्याय 8, खून से रंगी लड़ाई। ज़ॉम्बी ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस आए। अर्जुन ने मंदिर में रखी एक पुरानी तलवार उठाई और उनसे लड़ने लगा। एक ज़ॉम्बी ने उसके हाथ पर काट लिया और अर्जुन को लगा कि अब वो भी बन जाएगा। उसका खून काला होने लगा और उसकी नसें फूलने लगी। मीरा ने भट्टी से आग उठाई और ज़ॉम्बी पर फेंकी। वो जलने लगे, लेकिन उनकी चीखें और भयानक थीं, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ रो रही हों। तभी एक ज़ॉम्बी ने मीरा को पकड़ लिया। उसका चेहरा सड़ रहा था और उसकी उंगलियां मीरा के गले में धंस गईं। अर्जुन ने चीख कर तलवार से उसका सिर काट दिया, लेकिन मीरा के गले पर काट का निशान था। मीरा बोली, भैया मुझे लगता है मैं नहीं बचूंगी।
अर्जुन रोते हुए बोला, नहीं मीरा, मैं तुझे बचा लूंगा। लेकिन मीरा ने कहा, मुझे आग में डाल दो वरना मैं भी उनके जैसी बन जाऊंगी। अर्जुन का दिल टूट गया। उसने मीरा को भट्टी में डाला और उसकी बहन की चीखें उसके कानों में हमेशा के लिए गूंज गईं। आग की लपटें ऊंची उठीं और मीरा की राख हवा में उड़ गई। अध्याय 9। अकेला योद्धा। सुबह तक ज़ॉम्बी जल चुके थे। शांतिपुर अब खंडहर बन चुका था। अर्जुन अकेला बचा था, लेकिन उसके हाथ का काट गहरा हो गया था। उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था और उसकी आंखें धुंधली हो रही थी। वो समझ गया कि वो भी अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। उसने मंदिर के बाहर खड़े होकर गांव को आखिरी बार देखा। वो शांतिपुर, जो कभी उसका घर था, अब मृत्यु का मैदान बन चुका था। उसने किताब उठाई और लिखा, जो भी ये पढ़े तालाब को कभी न छुए। ये श्राप खत्म नहीं हुआ, बस छुपा है। काल साया अभी भी यहाँ है। अर्जुन तालाब के पास गया। उसने अपने शरीर को काले पानी में डुबो दिया। जैसे ही वो डूबा, तालाब का पानी लाल हो गया और एक भयानक हंसी गूंज उठी। उसका शरीर गायब हो गया, लेकिन पानी में उसकी छाया तैरती रही, एक काला साया जो अब आजाद था। मंदिर की भट्टी की आग बुझ गई और हवा में एक ठंडी फुसफुसाहट फैल गई। अध्याय 10। अनसुलझा सस्पेंस। 1 साल बाद शांतिपुर में एक नया परिवार आया। उन्हें गांव सस्ता मिला और वो नई शुरुआत करना चाहते थे। उनका 10 साल का बेटा रोहन तालाब के पास खेलने गया। उसने मिट्टी में वही पुरानी किताब देखी और उसे उठा लिया। उसने किताब खोली और पढ़ा, मृत का साया, जीवन का नाश। तभी तालाब का पानी उबलने लगा। एक काला साया धीरे धीरे बाहर निकला और उसकी लाल आंखें रोहन को घूरने लगी। रोहन की चीख गूंजी और किताब उसके हाथ से गिर गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तालाब के किनारे एक नई पेटी उभर आई। इस बार उस पर अर्जुन का नाम लिखा था। काले पानी से एक हाथ बाहर निकला, जिसके नाखून लंबे और काले थे। वो हाथ किताब की तरफ बढ़ा और तालाब से एक नई आवाज आई, मैं वापस आया हूँ। आसमान में बिजली कड़की और गांव में फिर से वही बदबू फैलने लगी। क्या काल साया सचमुच मर गया था या अर्जुन अब उसका नया रूप बन चुका था? सवाल अनसुलझा रह गया और शांतिपुर की रात फिर से साये में डूब गई। एपिसोड 2। साया की वापसी। भाग 1। नई शुरुआत का अंत। शांतिपुर में 1 साल की खामोशी के बाद एक नया परिवार आता है। विनोद, उसकी पत्नी सरिता और उनका 10 साल का बेटा रोहन। विनोद एक छोटे शहर का टीचर है, जो शहर की भागदौड़ से थककर यहाँ शांति ढूंढने आया है। गांव की सस्ती जमीन और सुनसान घर उन्हें आकर्षित करते हैं। पहली रात सरिता को सपने में एक काला साया दिखता है, जो उसकी ओर बढ़ रहा है। वो डर से जागती है और विनोद को बताती है, लेकिन विनोद इसे थकान का नतीजा मानकर टाल देता है। अगली सुबह रोहन तालाब के पास खेलने जाता है और उसे वही पुरानी किताब मिलती है, जिस पर अर्जुन ने लिखा था, तालाब को कभी न छुए। वो किताब घर ले आता है और मंत्र पढ़ना शुरू करता है, मृत का साया, जीवन का नाश। तालाब का पानी उबलने लगता है और हवा में वही सड़ी हुई बदबू फैल जाती है। भाग 2। पहला संकेत। उस रात घर के बाहर एक अजीब सी खटखटाहट सुनाई देती है। विनोद दरवाजा खोलता है, लेकिन कोई नहीं होता। बाहर धुंध गहरी हो गई है और तालाब की ओर से एक फुसफुसाहट आती है। रोहन चिल्लाता है, पापा, कोई मेरे कमरे में था। विनोद और सरिता उसके कमरे में जाते हैं, जहाँ किताब खुली पड़ी है और उसके पन्नों पर काले निशान बन गए हैं, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। सरिता घबराकर कहती है, हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन विनोद हंसता है, ये बस बच्चे की शरारत है। तभी खिड़की से एक काला हाथ अंदर आता है, लंबे नाखूनों वाला, सड़ा हुआ। वो किताब की ओर बढ़ता है, लेकिन सरिता चीखकर उसे बंद कर देती है। हाथ गायब हो जाता है और कमरे में ठंडक छा जाती है। भाग 3। गांव का पुनर्जन्म। अगले दिन गांव में अजीब हलचल शुरू होती है। सूखे तालाब से काला पानी रिसने लगता है, जो जमीन में फैलकर पुराने घरों की ओर जाता है। विनोद बाहर निकलता है और देखता है कि मिट्टी से सड़ी हुई हड्डियां उभर रही हैं। तभी एक आकृति धीरे धीरे तालाब से बाहर निकलती है। ये अर्जुन है, लेकिन अब वो इंसान नहीं है। उसकी आंखें सफेद हैं और उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ है। उसकी उंगलियां मुड़ी हुई हैं और वो धीरे धीरे विनोद की ओर बढ़ता है। विनोद भागकर घर में छुप जाता है, लेकिन बाहर से चीखें सुनाई देने लगती हैं। गांव के मरे हुए लोग, रामू चाचा, मीरा, विक्रम, सब ज़ॉम्बी बनकर वापस आ रहे हैं।
उनकी सड़ती देह से काला खून टपक रहा है और उनकी गुर्राहट हवा में गूंज रही है। भाग 4, परिवार का संकट। विनोद, सरिता और रोहन घर में छुपते हैं। बाहर ज़ॉम्बी दरवाजा पीट रही हैं। सरिता रोहन को सीने से लगाकर रो रही है और विनोद एक लोहे की छड़ से दरवाजा रोकने की कोशिश करता है। तभी खिड़की टूटती है और अर्जुन का सड़ा हुआ हाथ अंदर आता है। वो रोहन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सरिता उसे खींच लेती है। अर्जुन की आंखें रोहन को घूरती हैं और उसकी टूटी आवाज में एक शब्द निकलता है, किताब। विनोद किताब उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। अर्जुन उसकी ओर भागता है, लेकिन ज़ॉम्बी की भीड़ अब घर के चारों तरफ जमा हो गई है। उनकी चीखें और नाखूनों की खरोंच की आवाज से घर कांप रहा है। भाग 5, काली माँ का मंदिर। विनोद फैसला करता है कि उन्हें मंदिर में शरण लेनी होगी। वो सरिता और रोहन को लेकर पीछे के दरवाजे से भागता है। रास्ते में ज़ॉम्बी उनका पीछा करते हैं। एक ज़ॉम्बी, जो कभी मीरा थी, रोहन पर झपटती है। उसकी सड़ी हुई उंगलियां रोहन के गले तक पहुंचती हैं, लेकिन विनोद उसे धक्का देकर गिरा देता है। वो मंदिर पहुंचते हैं और दरवाजा बंद करते हैं। मंदिर की भट्टी में अभी भी हल्की आग जल रही है। सरिता काली माँ की मूर्ति के सामने प्रार्थना करती है, हमें बचा लो। लेकिन तभी मूर्ति की आंखों से काला आंसू टपकता है और भट्टी की आग काली हो जाती है। रोहन चीखता है, मम्मी, वो लोग अंदर आ रहे हैं। ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ने लगते हैं। भाग 6, अर्जुन का बदला। दरवाजा टूटता है और अर्जुन अंदर घुसता है। उसकी सड़ी हुई देह से बदबू फैल रही है और उसकी आंखें अब लाल हो गई हैं। वो विनोद की ओर बढ़ता है और कहता है, मैंने सब खो दिया, अब तुम भी खो दोगे। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा है। विनोद उस पर तलवार से वार करता है, लेकिन अर्जुन का शरीर बस हिलता है, वो मर नहीं सकता। सरिता रोहन को पीछे छुपाती है, लेकिन अर्जुन की नजर रोहन पर पड़ती है। वो कहता है, बच्चे, ये सब बच्चों की वजह से शुरू हुआ। तभी भट्टी से एक काला साया निकलता है, काल साया, और अर्जुन के शरीर में समा जाता है। अर्जुन की शक्ति दोगुनी हो जाती है और वो मंदिर की दीवारों को हिलाने लगता है। भाग 7, बलिदान का प्रस्ताव। काल साया की आवाज गूंजती है, एक को दे दो, बाकी बच जाएंगे। सरिता चीखती है, नहीं, मेरा बेटा नहीं। लेकिन विनोद समझ जाता है कि कोई रास्ता नहीं है। वो रोहन को गले लगाता है और कहता है, पापा तुम्हें बचा लेंगे। वो खुद को भट्टी में धकेल देता है। उसकी चीखें मंदिर में गूंजती हैं और उसका शरीर काला पड़कर राख हो जाता है। काल साया एक पल के लिए शांत होता है और अर्जुन पीछे हट जाता है, लेकिन बाहर ज़ॉम्बी अभी भी हैं। सरिता और रोहन एक कोने में सिकुड़कर रो रही हैं। तभी मंदिर की मूर्ति हिलती है और उसकी आंखों से खून बहने लगता है। भाग 8, अंतिम लड़ाई। ज़ॉम्बी अंदर घुसते हैं। सरिता रोहन को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसे खींच लेता है। रोहन चीखता है, मम्मी। सरिता उस पर झपटती है और अपनी सारी ताकत से उसे धक्का देती है। ज़ॉम्बी का सड़ा हुआ मुंह सरिता के कंधे पर काटता है और वो दर्द से चीखती है। उसका खून फर्श पर फैल जाता है। रोहन भागकर भट्टी के पास जाता है और आग की लपटें ज़ॉम्बी की ओर फेंकता है। वो जलने लगते हैं, लेकिन सरिता अब हिल नहीं रही। उसकी आंखें खुली हैं और उसका चेहरा पीला पड़ गया है। रोहन रोते हुए उसे हिलाता है, मम्मी उठो। लेकिन सरिता की सांसें थम चुकी हैं। भाग 9, रोहन का अकेलापन। रोहन अब अकेला है। मंदिर में चारों तरफ जलते हुए ज़ॉम्बी की बदबू और चीखें हैं। अर्जुन फिर से प्रकट होता है। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हैं। वो रोहन की ओर बढ़ता है और कहता है, तूने किताब खोली, अब तू मेरा है। रोहन डर से पीछे हटता है, लेकिन उसका पैर फिसलता है और वो भट्टी के पास गिरता है। वो आग की एक छड़ उठाता है और अर्जुन पर फेंकता है। अर्जुन जलने लगता है, लेकिन उसकी हंसी बंद नहीं होती। वो कहता है, ये आग मुझे नहीं मार सकती, मैं काल साया हूँ। मंदिर की छत हिलने लगती है और पत्थर गिरने शुरू हो जाते हैं। भाग 10, दर्दनाक अंत। रोहन भागने की कोशिश करता है, लेकिन मंदिर की दीवारें ढह जाती हैं। एक बड़ा पत्थर उसकी टांग पर गिरता है और वो फंस जाता है। अर्जुन उसके पास पहुंचता है और उसका गला पकड़ता है। रोहन की आंखों में आंसू हैं और वो कहता है, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। अर्जुन का चेहरा करीब आता है और उसकी सड़ी हुई सांसें रोहन के मुंह पर पड़ती हैं। वो कहता है, कोई नहीं बचता,
तभी तालाब से काल साया का पूरा रूप निकलता है, एक विशाल काला प्राणी जिसके सैकड़ों हाथ और लाल आंखें हैं। वो रोहन को निगल लेता है और उसकी आखिरी चीख मंदिर की राख में दब जाती है। मंदिर पूरी तरह ढह जाता है। तालाब का काला पानी अब पूरे गांव में फैल जाता है और उसमें से नई आकृतियां उभरती हैं। विनोद, सरिता और रोहन सब ज़ॉम्बी बनकर। उनकी आंखें सफेद हैं और उनके चेहरों पर दर्द जमा हुआ है। अर्जुन तालाब के किनारे खड़ा है, उसकी हंसी हवा में गूंज रही है। काल साया का साया गांव को ढक लेता है और शांतिपुर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाता है। अंत में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, ये खत्म नहीं हुआ।